नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। यह वक्त हुआ है महारो राजस्थान का, आपके साथ मैं रविंद्र सिंह। और शुरुआत अहम और बड़ी खबर के साथ। दरअसल राजस्थान विधानसभा का रण पूरी तरह से सज चुका है और अब से करीब करीब पूरे 12 घंटे बाद मतदान होगा। राजस्थान की जनता 2023 में नई सरकार को चुनने के लिए वोट डालेगी और पहला मत सुबह 7 बजे पड़ जाएगा और 199 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे और प्रत्याशियों का डोर टू डोर प्रचार लगातार जारी है। 5 करोड़ से ज्यादा मतदाता मतदान करेंगे और पूरी सुरक्षा, पूरी व्यवस्था चाक चौबंद की गई है चुनाव आयोग की तरफ से। और सभी से यही अपील, जो भी वोटर है अपने मत का इस्तेमाल कल होने वाले चुनाव में जरूर करें। तो कल सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी वोटिंग और 7 बजे से शुरू होने वाली वोटिंग शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। और इस दौरान यानी इन 11 घंटों के दौरान करीब बड़ी संख्या में प्रत्याशी 5 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करेंगे और वो अपने पसंद के प्रत्याशी को चुनेंगे। 5 करोड़ से ज्यादा मतदाता मतदान करेंगे और ईवीएम्स की बात हो या जितने भी बूथ्स हैं उनकी बात की जाए, पूरी व्यवस्था, वहां पोलिंग पार्टीज पहुंच चुकी हैं, उनकी तरफ से मॉक ड्रिल्स की जा चुकी है। कल शुरू होने से पहले मतदान, एक बार पहले भी मतदान की प्रक्रिया को लेकर मॉक ड्रिल किया जाएगा और उसके बाद 7 बजे फाइनल यानी मतदान की अवधि आ जाएगी। तो उसके बाद मतों की शुरुआत हो जाएगी और लगातार ये न्यूज़ 18 की तरफ से आप लोगों से अपील कि इस दौरान आप अपने मत का इस्तेमाल करना ना भूलें। जी हां, कहा भी यही जाता है, पहले मतदान फिर जलपान। तो 12 घंटे का वक्त यानी बिल्कुल ठीक 12 घंटे बाद सुबह कल 7 बजे 25 नवंबर को सुबह 7 बजे पहला मत डल जाएगा। राजस्थान के लोग अपनी नई सरकार को चुनने के लिए मतदान करेंगे। और अब दौसा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बांदीकुई से बीजेपी प्रत्याशी ने एक लेटर लिखा है। भागचंद टांकड़ा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा है। विधानसभा चुनाव में फर्जी मतदान रोकने के लिए उन्होंने यह पत्र लिखा है। बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र के 61 मतदान केंद्रों का उन्होंने हवाला दिया है। 61 मतदान केंद्रों पर फर्जी पोलिंग होने का उन्होंने अंदेशा जताया है और इसके लिए अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात करने की मांग की गई है। तो इस बीच देखिए बड़ी खबर दौसा की आपको बता रहे हैं, जहां पर बांदीकुई से बीजेपी के प्रत्याशी ने लेटर लिखा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा गया है। भागचंद टांकड़ा जो कि बांदीकुई से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें आशंका है। इसी संबंध में उन्होंने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा है। विधानसभा चुनाव में फर्जी मतदान रोकने के लिए उन्होंने यह पत्र लिखा है। बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र के 61 मतदान केंद्रों का उन्होंने हवाला दिया है और इन 61 मतदान केंद्रों पर फर्जी पोलिंग होने का उन्होंने अंदेशा जाहिर करते हुए पत्र लिखकर कहा है कि यहां पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया जाए। तो ये एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं इस खबर के बारे में, क्योंकि अंदेशा जाहिर तौर पर अगर है और चुनाव आयोग को लेटर लिखा गया है तो देखना होगा कि अब मुख्य निर्वाचन अधिकारी इस पत्र पर क्या संज्ञान लेते हैं। लेकिन ये अपने आप में एक अहम खबर आपको बताते हुए दौसा की यह खबर, जहां पर दौसा के बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी ने आशंका जाहिर की है। आशंका जाहिर ये की है कि यहां पर फर्जी तरीके से 61 मतदान केंद्रों पर 61 पोलिंग बूथ्स पर फर्जी मतदान हो सकता है। लेटर आपके सामने है। भागचंद टांकड़ा जिनकी तरफ से मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक लेटर लिखा गया है और इस लेटर के जरिए आप देख सकते हैं कि उन्होंने ये गुजारिश की है, उन्होंने रिक्वेस्ट की है, उन्होंने आग्रह किया है मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इस पत्र के जरिए कि करीब करीब बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र के 61 मतदान केंद्र हैं, उनकी मतदान केंद्रों की संख्या भी यहां पर लिखी गई, यानी मतदान केंद्रों को चिन्हित करते उनकी संख्या और कौन सा वो मतदान केंद्र है उसके बारे में पूरा उल्लेख करते हुए आशंका जताई है कि उन्हें लग रहा है कि यहां पर फर्जी मतदान हो सकता है और इस संबंध में सुनिश्चित किया जाए यहां पर अतिरिक्त पुलिस का जाब्ता तैनात रहे, अतिरिक्त फोर्स वहां पर मुकम्मल की जाए ताकि किसी भी तरह का फर्जी मतदान यहां ना हो सके।
तो कल यानी 25 नवंबर को होने वाले मतदान की पूरी तैयारी कर ली गई है। पोलिंग पार्टीज को रवाना कर दिया गया है मतदान केंद्रों के लिए। तो ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करेंगे। सुबह 5:30 बजे यानी 7 बजे मतदान का वक्त होगा, 5:30 बजे मॉक ड्रिल शुरू हो जाएगी। यानी ये ट्राई किया जाएगा, जो पोलिंग एजेंट्स होंगे अलग अलग राजनीतिक दलों के, उनके सामने दिखाया जाएगा कि मतदान की जो प्रक्रिया है, ईवीएम सही से काम कर रही है। 7 बजे मतदान शुरू हो जाएगा और अंतिम प्रशिक्षण के बाद यह पूरा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। कुल मिलाकर 1,70,000 सुरक्षा कर्मी मतदान सुनिश्चित करने के लिए तैनात रहेंगे। तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मतदान कल होगा सुबह 5:30 बजे, पहले मॉक ड्रिल होगी, सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया होगी, मतदान होगा और 5 करोड़ से ज्यादा मतदाता मतदान करेंगे। और क्या कुछ तैयारी है चुनाव आयोग की और अंतिम दौर में किस तरह से डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रही है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। शनिवार सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक प्रदेश की 199 सीटों पर 5 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं। ऐसे में तैयारियां भी पुख्ता हो, ये सुनिश्चित करना प्रशासन का काम है और प्रदेश में उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अंतिम प्रशिक्षण के बाद मतदान दलों को रवाना कर दिया गया है। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए पुलिस, होमगार्ड और पैरामिलिट्री फोर्सेस की 700 कंपनियां तैनात रहेंगी। इनमें 70,000 से अधिक राजस्थान के पुलिसकर्मी, 18,000 होमगार्ड गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश से बुलाए गए हैं। करीब 15,000 बॉर्डर होमगार्ड जवान और आरएसी की 120 कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और आरपीएफ की कंपनियों सहित 18 अन्य राज्यों के हथियारबंद कमांडो सहित करीब 1,70,000 सुरक्षा कर्मी चुनाव में ड्यूटी देंगे। जॉब कार्ड, पासबुक विद फोटोग्राफ इशूड बाय बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिसेज, हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड इशूड बाय under the scheme of Ministry of Labour, driving license, PAN card, Indian passport, pension document with photograph, service identity card of PSU, state government, central government, official identity card issued to MPs, MLAs and MLCs, and unique disability ID card issued by Ministry of Social Justice, Empowerment, Government of India. तो ये 12 डॉक्यूमेंट है हमारे वोटर आईडी के अलावा। सारा मीडिया, सारे सिविल सोसाइटीज के लोग और सभी लोग मिलकर काम करें तो ही मतदान प्रतिशत बढ़ सकता है। इसी थीम को ध्यान में रखते हुए हमने नगर निगम हेरिटेज में व्यापार मंडल के लोगों को भी बुलाया, उनसे बात की, एनजीओ से बात की, और जो वर्ल्ड टॉयलेट डे था उस दिन मुझे बुलाया गया, तो उस जो दिन था उसको भी मैंने इसमें यूज किया और सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की और सिविल सोसाइटीज की जो महिलाएं वगैरह आई हुई थी उन सबको जागरूक किया। और दौसा में भी प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। चुनाव के लिए 70 अर्धसैनिक बलों की कंपनियां उपलब्ध कराई गई है। ऐसे में हर बूथ पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहेगा और क्विक रिस्पांस के लिए प्रशासन ने 10 मिनट का समय रखा है। ऐसे में किसी भी जगह अप्रिय घटना होने की सूचना मिलने के 10 मिनट में भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचेगा। हैं जो विशेष रूप से इस प्रकार के चैलेंजेस को डील करने के लिए रेडी है। हमारी खुद की टीम का, जो हमारी पूरी दौसा पुलिस है, उसका हर प्रकार की ट्रेनिंग जो है वो रिन्यूअल किया गया है, जिसके अंदर जो गैस गन फायरिंग होती है, फायरिंग होती है, रॉयट कंट्रोल ड्रिल होती है, उसके ऊपर विशेष रूप से ट्रेनिंग पिछले 15 दिनों से कंटिन्यूअसली हमारी पूरी पुलिस फोर्स को दी जा रही है। आवर फोर्स इज रेडी फॉर ऑल काइंड ऑफ सिचुएशंस और चप्पे चप्पे पर पूरी तरीके से पुलिस की नजर है। हर जगह पर, हर गली मोहल्ले में आज के समय में पुलिस की प्रेजेंस है। झुंझुनू में मतदान से पहले प्रशासन 100% मतदान की कोशिश में लगा है। झुंझुनू जिला कलेक्टर बचनेश अग्रवाल ने नवाचार करते हुए जाने माने हास्य कलाकारों द्वारा अलग अलग वीडियो बनाकर मतदान की अपील की है। सवाई माधोपुर जिले में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान कार्मिकों को अंतिम प्रशिक्षण दिया गया, उसके बाद उन्हें रवाना किया गया। लोकतंत्र के पर्व विधानसभा समर में मतदाता कल अपने मत की आहुति देगा। इसके लिए पूरी चुनावी बिसात सज चुकी है। आप इस वक्त देख सकते हैं सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के ये साहू नगर विद्यालय मैदान का नजारा है, जहां पर बड़ी तादाद के अंदर मतदान कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है। हजारों की तादाद में मतदान कार्मिकों को आज अंतिम प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इसके उपरांत मतदान की जो टोलियां हैं ये अपने गंतव्य स्थानों की ओर प्रस्थान करेगी।
राजसमंद जिले की 4 विधानसभा चुनाव के मतदान के लिए चारों सीटों पर 984 बूथ बनाई गई हैं, जिनमें 387 संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ मौजूद हैं। राजसमंद विधानसभा के कुल 9,27,778 मतदाता अपना मतदान करेंगे। मतदान की मॉनिटरिंग के लिए जिला मुख्यालय पर वॉर रूम का गठन किया गया है। यहां से हर 2 घंटे में मतदान प्रतिशत की जानकारी ली जाएगी और कम वोटिंग होने पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। उधर अजमेर के 8 विधानसभा क्षेत्र के लिए करीब 2000 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां तीसरा और अंतिम प्रशिक्षण देकर मतदान दलों को रवाना किया गया। वहीं कोटा में 6 विधानसभा सीटों के लिए 1439 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। प्रदेश की सभी 199 सीटों पर मतदान की तैयारियां चाक चौबंद है, जहां सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक लोकतंत्र का महापर्व आयोजित होगा। तो चुनाव प्रचार खत्म होने के साथ ही पार्टियों के दावे और वादों का दौर भी खत्म हो गया है। और अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी और दूसरे राजनीतिक दलों की स्थिति कैसी थी उसकी जानकारी देते हैं। 2023 के नतीजों में कौन पार्टी कैसा प्रदर्शन करने वाली है, इसकी तस्वीर 3 दिसंबर को साफ होगी। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान के 7 संभागों में किसने कैसा प्रदर्शन किया, उसकी तस्वीर आपको इस रिपोर्ट में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं जयपुर संभाग की। जयपुर संभाग में कुल 5 जिले आते हैं, जिसमें विधानसभा सीटों की संख्या 50 है। जयपुर संभाग में आने वाले 5 जिले हैं जयपुर, सीकर, अलवर, दौसा और झुंझुनू। जहां सीटों की बात करें तो जयपुर जिले में 19 विधानसभा सीटें हैं, सीकर में 8, अलवर में 11, दौसा में 5 और झुंझुनू में विधानसभा की 7 सीटें हैं। अब बात आती है 2018 के चुनाव में किस पार्टी को इन जिलों में कितनी सीटें मिली। जयपुर की 19 सीटों में से बीजेपी को 6, कांग्रेस को 10 और निर्दलीय के खाते में 3 सीटें गई। सीकर में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था, जबकि कांग्रेस 7 सीटें जीतने में कामयाब रही। निर्दलीय के खाते में 1 सीट गई थी। अलवर की 11 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 2, कांग्रेस को 7 जबकि निर्दलीय को 2 सीटें मिली। दौसा की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 1 भी सीट नहीं गई, जबकि कांग्रेस ने 4 और 1 सीट पर निर्दलीय का कब्जा रहा। हालांकि झुंझुनू की 7 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट पर कामयाबी मिली, जबकि कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस तरीके से जयपुर संभाग की 50 सीटों में से बीजेपी को महज 9 सीट मिली, जबकि कांग्रेस 34 सीटों पर कब्जा पाने में कामयाब रही और निर्दलियों के खाते में 7 सीटें गईं। अब बात करते हैं जोधपुर संभाग की, जिसके अंतर्गत 6 जिलों की 33 विधानसभा सीटें आती हैं। जोधपुर संभाग में जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली और सिरोही जिले आते हैं, जिसमें जोधपुर जिले में 10, बाड़मेर में 7, जैसलमेर में 2, जालौर में 5, पाली में 6 और सिरोही में विधानसभा की 3 सीटें हैं। अब बात आती है 2018 के चुनाव में किस पार्टी को इन जिलों में कितनी सीटें मिली। जोधपुर की 10 सीटों में से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 7 और आरएलपी को 1 सीटें मिली थी। बाड़मेर की 7 सीटों में बीजेपी को 1, कांग्रेस को 6 सीटें मिली। जैसलमेर की दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में गई, बीजेपी का खाता भी नहीं खुला। जबकि जालौर की 5 सीटों में 4 सीटें बीजेपी के खाते में गई, कांग्रेस को केवल 1 सीट पर संतोष करना पड़ा। इसी तरीके से पाली की 6 सीटों में से 5 सीटें अकेले बीजेपी ने जीती, जबकि 1 निर्दलीय के खाते में गई। इस सीट पर कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई। इसी तरीके से सिरोही में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला और बीजेपी ने 2, निर्दलीय ने 1 सीट पर कब्जा जमाया। यानी कुल 33 सीटों में से बीजेपी को 14, कांग्रेस को 16 और आरएलपी के खाते में 1 सीट गई। अब बात करते हैं अजमेर संभाग की, जहां कांग्रेस और बीजेपी ने 13 सीटों पर जीत हासिल की थी। अजमेर संभाग के 4 जिलों में 29 सीटें हैं, जहां 2018 के चुनाव में मुकाबला टक्कर का रहा। अजमेर की 8 सीटों में से बीजेपी को 5, कांग्रेस को 2 सीटें मिली, जबकि निर्दलीय के खाते में 1 सीट गई। भीलवाड़ा की 7 सीटों में से बीजेपी ने 5, कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। भीलवाड़ा में भी बीजेपी की स्थिति मजबूत रही। यहां की 7 सीटों में से बीजेपी ने 5 पर कब्जा जमाया, जबकि कांग्रेस ने 2 पर जीत दर्ज की।
नागौर में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा। यहाँ की 10 सीटों में से बीजेपी ने 2, कांग्रेस ने 6, जबकि आरएलपी के हिस्से में 2 सीटें गई। टोंक की 4 सीटों में से 1 पर बीजेपी, कांग्रेस ने 3 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस तरीके से 13-13 सीटें बीजेपी कांग्रेस के हिस्से में गई, जबकि 1 निर्दलीय और 2 सीट आरएलपी को मिली। वहीं बात करें भरतपुर संभाग की, जिसके अंतर्गत 4 जिले आते हैं, जिसमें विधानसभा की कुल 19 सीटें हैं, जिसके तहत भरतपुर जिले में 7, धौलपुर में 4, करौली में 4 और सवाई माधोपुर जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। अब देखते हैं 2018 के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी की स्थिति इस संभाग में कैसी थी। भरतपुर की 7 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 6, राष्ट्रीय लोकदल को 1, जबकि बीजेपी का खाता भी नहीं खुला। धौलपुर की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1, जबकि कांग्रेस को 3 सीटें मिली। करौली की 4 विधानसभा सीटों में चारों सीटें कांग्रेस के खाते में गई, जबकि भाजपा का यहां पर खाता भी नहीं खुला। सवाई माधोपुर की 4 सीटों में से कांग्रेस ने 3, जबकि 1 सीट पर निर्दलीय ने कब्जा जमाया, जबकि यहां भी बीजेपी का खाता नहीं खुला। यहां बीजेपी की स्थिति बेहद खराब रही थी। 19 सीटों में से बीजेपी को केवल 1 सीट मिली, जबकि कांग्रेस को 16, रालोद को 1 और निर्दलीय को भी 1 सीट मिली। कोटा संभाग की बात करें तो इस संभाग में 4 जिले आते हैं, जिसमें कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ शामिल है। यहाँ 2018 की स्थिति पर गौर करें तो कोटा की 6 सीटों में से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने 3-3 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं बारां की 4 सीटों में बीजेपी को महज 1 सीट मिली, जबकि कांग्रेस को 3 सीट मिली। बूंदी जिले की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिली। झालावाड़ की 4 सीटें बीजेपी जीती, जबकि कांग्रेस का यहाँ खाता भी नहीं खुला। इसी तरीके से कुल 17 सीटों में बीजेपी को 10 और कांग्रेस को 7 सीट मिली। अब नजर डालते हैं बीकानेर संभाग की, जिसके तहत 4 जिले आते हैं, जिसमें बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़ शामिल हैं। अगर 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टियों की जिलेवार स्थिति देखें तो बीकानेर की 7 सीटों में बीजेपी और कांग्रेस ने 3-3 सीटें जीती, जबकि सीपीआईएम के खाते में 1 सीट गई। वहीं चूरू की 6 विधानसभा सीटों में से 2 बीजेपी और 4 सीटें कांग्रेस ने जीती। गंगानगर की 6 सीटों में से बीजेपी की 3 और कांग्रेस ने 2 सीटों पर कब्जा जमाया, जबकि निर्दलीय के खाते में 1 सीट गई। हनुमानगढ़ की 5 सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस ने 2-2 सीटें जीती और सीपीआईएम ने 1 सीट पर कब्जा जमाया। इस तरीके से कुल 24 सीटों में से बीजेपी ने 10 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस ने 11 और सीपीआईएम ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की। और आखिर में बात करें उदयपुर संभाग में 2018 में पार्टियों की स्थिति कैसी थी, उस पर नजर डालते हैं। उदयपुर संभाग में 6 जिले आते हैं, जिसमें उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और राजसमंद जिले आते हैं। पिछले विधानसभा में उदयपुर की 8 सीटों में से बीजेपी ने 6 और कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। बांसवाड़ा की 5 सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस ने 2-2, जबकि निर्दलीय ने 1 सीट पर कब्जा जमाया। चित्तौड़गढ़ की 5 सीटों में से बीजेपी ने 3 और कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। डूंगरपुर की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस ने 1-1, जबकि बीटीपी ने 2 सीटें जीती। प्रतापगढ़ में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला और यहाँ की दोनों सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया। राजसमंद में मुकाबला बराबर का रहा। यहाँ की 4 सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस ने 2-2 सीटें जीती। ये स्थिति थी राजस्थान के 7 संभाग की 2018 के विधानसभा चुनाव में। अब 2023 में सीटों के इस आंकड़े में कितना फेरबदल होता है, ये 3 दिसंबर का दिन साफ करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राजस्थान का चुनाव वैसे बड़ा ही दिलचस्प हुआ करता है और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है, जहां पर कई सीटें ऐसी हैं जिन पर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की नजर है। इन हॉट सीटों पर हार जीत से ज्यादा सम्मान की लड़ाई है। राजस्थान की सियासत के बड़े बड़े दिग्गज इस बार मुकाबले में फंसे हुए हैं। हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको ऐसी कुछ हॉट सीटों की जानकारी देंगे जिन पर बड़े बड़े चेहरों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मरुधरा का सियासी रण हर बार बड़ा ही दिलचस्प होता है, लेकिन इस बार मुकाबला काफी तगड़ा होने वाला है। एक तरफ कांग्रेस राजस्थान में इतिहास को दोहराने से रोकने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पिछले 30 सालों से बनी सियासी नियम को कायम रखना चाहती है बीजेपी। जहां बीजेपी जीत को लेकर आश्वस्त है, तो वहीं कांग्रेस सत्ता बरकरार रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है।
जिससे कई सीटों का मुकाबला कांटे का हो गया है। ऐसी ही सीटों का गुणा भाग हमने भी किया है और अब हम आपको बताएंगे वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस में वोटों को लेकर भयंकर सियासी लड़ाई होगी, जो प्रदेश की हॉट सीट बन गई है। इन्हीं सीटों में एक सीट है सरदारपुरा भी, जहां प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत मैदान में है। अशोक गहलोत 5 बार से चुनाव लड़ रही हैं। 3 बार वो इस सीट से विधायक रहते हुए सीएम भी बने हैं। बीजेपी के महेंद्र राठौर गहलोत को चुनौती दे रही हैं। राठौर जेडीए के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने कांग्रेस सरकार आने के बाद इस्तीफा दे दिया था। माना जा रहा है कि उन्हें ये टिकट केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की सिफारिश पर मिला है। ऐसे में इस सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत और अशोक गहलोत की सियासी लड़ाई काफी पुरानी है। वहीं झालावाड़ जिले की झालरा पाटन सीट पर बीजेपी के दिग्गज नेता वसुंधरा राजे चुनाव लड़ रही हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस के रामलाल चौहान से है। झालरा पाटन से 2018 में वसुंधरा ने मानवेंद्र सिंह को हराया। वसुंधरा 2003 से चुनाव जीत रही हैं। इस सीट पर 35 साल से बीजेपी का कब्जा है। कांग्रेस ने इस बार रामलाल चौहान पर दांव खेला है। हालांकि वसुंधरा के सामने रामलाल चौहान को बड़ी चुनौती देनी होगी, लेकिन ये सीट हॉट सीट बन गई है। वहीं सीकर की लक्ष्मणगढ़ सीट पर भी कांग्रेस और बीजेपी में वर्चस्व की लड़ाई है। कांग्रेस से गोविंद सिंह डोटासरा मैदान में है, तो बीजेपी ने सुभाष महरिया को मैदान में उतारा है। 1 दशक बाद दोनों आमने सामने है। 2013 के विधानसभा चुनाव में डोटासरा ने महरिया को भारी अंतर से हराया था और सीट बरकरार रखी थी। संयोग से दोनों एक ही समुदाय जाट से हैं। महरिया सीकर से 3 बार लोकसभा सांसद बने हैं। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा लगातार यहां से चुनाव जीत रही हैं। वहीं एक कड़ा मुकाबला सवाई माधोपुर में भी है। यहां त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। इस सीट पर बीजेपी ने मौजूदा राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को मैदान में उतारा है। 5 बार के विधायक और 2 बार की लोकसभा सांसद आशा मीणा बीजेपी से बगावत कर चुकी हैं। वहीं किरोड़ी लाल मीणा का मुकाबला कांग्रेस के दानिश से है। ये सीट पर पूरे राजस्थान की नजर है। चित्तौड़गढ़ की नाथद्वारा सीट भी हॉट सीट है। यहाँ मुकाबला कांग्रेस के दिग्गज नेता सीपी जोशी और मेवाड़ राजवंश के बीच होगा। कांग्रेस ने यहां से स्पीकर सीपी जोशी को उतारा है। बीजेपी ने विश्वराज सिंह मेवाड़ को मैदान में उतारा है। मेवाड़ महाराणा प्रताप का वंशज है। नाथद्वारा में मुकाबला टाइट होने की बात कही जा रही है। सीपी जोशी के लिए नाथद्वारा मजबूत सीट है, लेकिन बीजेपी ने विश्वराज को उतारकर सियासी समीकरण साधने की कोशिश की है। ऐसे में इस सीट पर भी सभी की नजर होगी। हालांकि हॉट सीटों में एक सीट टोंक भी है, जहां से पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट एक बार फिर मैदान में है। बीजेपी ने पायलट के खिलाफ अजीत सिंह मेहता को खड़ा किया है, जिनकी लोकप्रियता और करिश्मा पूरे टोंक जिले में बरकरार है। टोंक सीट मुसलमान, गुजरों और एससी समुदाय के प्रभुत्व वाली सीट है। पायलट ने 2018 का चुनाव 54,179 वोटों के अंतर से जीता था। पायलट को रिकॉर्ड 64% वोट मिले थे। वहीं एक और सीट हॉट सीट चूरू की तारानगर भी बन गई है। कांग्रेस ने यहां से नरेंद्र बुढ़ानिया को प्रत्याशी बनाया है। बुढ़ानिया 1985, 1996, 1998 में चूरू से सांसद रही हैं। 1993 में सरदार शहर से विधायक भी रही हैं। 2009 से 2018 तक राज्यसभा सांसद रहे। 2018 में तारानगर से विधायक का चुनाव जीता। पिछले बार उन्होंने बीजेपी के राकेश डांगड़ को हराया था, लेकिन इस बार उनका मुकाबला बीजेपी के कद्दावर नेता राजेंद्र राठौर से है। राठौर भी 1990 के बाद से कोई चुनाव नहीं हारे हैं। ये तो कुछ एक ही ऐसी हॉट सीट थी जिन पर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की भी नजर रहेगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन किसको पटखनी देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। आम मतदाता के लिए उसके उम्मीदवार का आर्थिक रूप से मजबूत होना मायने रखता हो या नहीं रखता, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए बात बहुत मायने रखती है। ये हम नहीं कह रहे। एडीआर की रिपोर्ट पर बात पर जो हम कह रहे हैं वो मोहर लगती है।
राजस्थान में जारी है। लोकतंत्र के इस महासंग्राम में आम आदमी का चुनावी मैदान में उतरना कोई आसान बात नहीं है। राजस्थान में 1875 उम्मीदवारों को अगर देखा जाए तो फिलहाल नज़ारा तो कुछ ऐसा ही दिखता है, क्योंकि राजस्थान में 1875 में से इस बार 651 उम्मीदवार करोड़पति हैं, जिनमें से करीब 6 उम्मीदवार तो इस बार अरबपति भी मैदान में हैं। प्रदेश की 199 सीटों पर 25 नवंबर को वोटिंग है, जिसके लिए 1862 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रही हैं। चुनावी मामलों पर शोध करने वाली वेबसाइट एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी ADR ने चुनाव आयोग को दिए एफिडेविट के आधार पर उम्मीदवारों की संपत्ति के बारे में एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक इस चुनाव में हिस्सा ले रहे 1862 उम्मीदवारों में से 651 करोड़पति हैं, जबकि 2018 के विधानसभा चुनावों में 2188 उम्मीदवारों में से 597 उम्मीदवार करोड़पति थे। 1862 उम्मीदवारों में से 6 उम्मीदवार अरबपति हैं। वहीं अगर राजनीतिक दलों के हिसाब से बात की जाए तो सबसे अधिक बीजेपी के 176 उम्मीदवार करोड़पति हैं। वहीं INC के 167 उम्मीदवार, BSP के 36, आम आदमी पार्टी के 29, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 36, CPIM के 5 और भारतीय ट्राइबल पार्टी के 1 उम्मीदवार करोड़पति है। अगर 3 सबसे अमीर उम्मीदवारों की बात करें तो चूरू से कांग्रेस प्रत्याशी रफीक मंडेलिया 166 करोड़ की संपत्ति के साथ सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। उसके बाद सीकर जिले की नीमका थाना से बीजेपी के उम्मीदवार प्रेम सिंह 123 करोड़ की संपत्ति के साथ दूसरे और निम्बाहेड़ा से कांग्रेस के उम्मीदवार उदयलाल आंजना 122 करोड़ की संपत्ति के साथ तीसरे स्थान पर हैं। इस बार विधानसभा चुनावों में 8 उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। इनमें 3 निर्दलीय प्रत्याशी शामिल हैं। कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव में जोर आजमा रहे उम्मीदवारों में करोड़पतियों का बोलबाला है। पहले के मुकाबले इस बार चुनाव में करोड़पतियों तादाद काफी बढ़ गई है। पिछले चुनाव में विजेता रहे विधायकों के डाटा पर गौर करें तो 157 वो विधायक जीते थे जो करोड़पति थे। करोड़पति उम्मीदवारों को टिकट देना और उनका खड़े होने का जो रेशो है वो भी बढ़कर काफी आगे है। और अगर इसको हम फिर पार्टी वाइज देखते हैं तो बीजेपी के अंदर 88% लोग ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि करोड़पति हैं, कांग्रेस के अंदर 84% हैं, राष्ट्रीय लोकदल के अंदर 46% हैं, आप के अंदर 34% और CPI के अंदर 28%, इंडिपेंडेंट 21% और BSP में 20% और भारतीय ट्राइबल पार्टी में 6% कैंडिडेट करोड़पति। चुनावी मैदान में एक बात तो साफ है कि राजनीति गरीबों के बस की बात नहीं है। खास तौर पर पिछले चुनाव में मैदान में उतरे उम्मीदवारों की आर्थिक स्थिति और जीत हासिल करने के उनके औसत को देखा जाए तो साफ है कि अमीर उम्मीदवार की जीत का प्रतिशत काफी अधिक है। इस बार भी 651 यानी करीब 35% करोड़पति उम्मीदवार मैदान में हैं। देखते हैं नतीजा क्या सामने आता है। फिलहाल अगर इन करोड़पति उम्मीदवारों की सफलता की दर देखी जाए तो पिछले चुनाव में जो करोड़पति उम्मीदवार थे उनमें से 157 कामयाब भी हो गए और विधायक भी बन गए। फिलहाल इस बार चुनावी मैदान में जो करोड़पति उम्मीदवार उतरे हैं उनकी कामयाबी की दर क्या रहती है, इसका फैसला जनता करेगी मतदान के बाद में। कैमरा पर्सन नवीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और अब फटाफट अंदाज में आपको 5 मिनट में 50 जिलों की खबरें बताते हैं।